नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार और मैं हूं रंजन कुमार। और इसमें चल रही है अभी कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा और आज इस कथा का 32वां अंक। पिछले अंक में कहानी को हमने कहां पे छोड़ा है ये आपको याद होगा। नवल नारायण के सार कंस की शादी हुई है और बेरोजगार कंस की शादी हुई है एक नाबालिग लड़की से। और लड़की की माँ कंसनी जी जो है, कंसनी जी की माँ एक शिक्षिका है। उनके विद्यालय में एक पोस्टर बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है बच्ची के बच्चा होना यह कैसा अपराध। और उसी स्कूल में पढ़ाते हुए रोज उस पोस्टर को देखते हुए लोगों को ऐसी शिक्षा देते हुए कि नाबालिग बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद अपनी 10वीं पास भी न होने वाली बेटी की शादी बेरोजगार कंस से, जो कंस कोई रोजगार नहीं करता था, कंस भी पढ़ाई ही कर रहा था, उससे कर दी जाती है। और कहा जाता है कि का कंसनी जी सब भाइयों की दुलारी एक ही बहन थी, उसके बाद भी यह हाल होता है। पढ़े लिखे घर में जहां माँ खुद नौकरी करती हो शिक्षिका की, और वो अपनी बेटी को 10वीं भी पास नहीं कराती और उसकी शादी कर देती है एक बेरोजगार लड़के से। और वो जो बेरोजगार लड़का है उसका जो भाई है वो क्या है, वो भी एक प्रोफेसर है, डॉक्टरेट प्रोफेसर। ये पढ़े लिखे घर के लोगों का मैं चरित्र आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर होता है ये आप जान सके कि ऐसे लोग कितने बड़े पाखंडी होते हैं। और मुझे पता है अब इनके पाखंड का सवाल अगर मैं उठाऊंगा तो सबके लिए एक मैं गलत हूं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भले ही मैं बताऊं, इन चरित्रों का, इनके जीवन का ऐसा सच जिसके लिए इनके ऊपर थूका जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा कौन होगा ऐसे कड़वे सच को बताने वाला। एक शिक्षिका की बेटी, आप कल्पना नहीं कर सकते, ये आपके समाज का चरित्र है। कंस की पत्नी कंसनी ऐसी ही है जिसकी मां खुद एक शिक्षिका है। इसका मतलब आप देखिए कि कंसनी की जो मां थी उसके माता पिता ने कितनी शिक्षा दी होगी, जो एक सरकारी सेवा में चली गई शिक्षिका बनती है। और वो शिक्षिका अपनी इकलौती बेटी की शादी 10वीं पास करने से पहले 16 साल की उम्र में, वो भी कोई योग्य लड़के से नहीं, कंस जैसे हरामखोर और बेरोजगार लड़के से कर देती है। और ये कंस के भी भाई कौन है जो शादी करवा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कंस के पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये जो शादी करवा रहे हैं ये कंस के भाई कौन है? ये हंस जी हैं। और ये हंस जी पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, पूरा जिला जवार में इनका नाम है, अपने आप को बहुत बड़का खानदानी समझते हैं। और इस खानदानी व्यक्ति को ये समझ नहीं थी कि नाबालिग बच्चों का शादी नहीं करना चाहिए। इस खानदानी व्यक्ति को यह समझ नहीं थी कि जो कंस अभी कोई नौकरी नहीं करता उसकी शादी करने की क्या आवश्यकता है, पहले अपने पैरों के ऊपर खड़ा तो होने दे। और पिछले दिन की कहानी में हमने आपको यह भी बताया था कि जब ऐसे कच्चे उम्र में शादी कर दी जाती है तो उसके बाद जो पहली औलाद पैदा होता है इनके घर में, वो इनके कर्मों का प्रतिफल पैदा होता है, वो एक किन्नर पैदा होता है। चलिए यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सम्मुख जो उपस्थित हमारे दो श्रोता संजय भैया और जनार्दन चाचा, इन्होंने वहीं पे लानत भेज दिया था कंसनी को, हंस को, कंस को, कंसनी के माता पिता को भी। ये सब लानत के ही योग्य हैं। और पिछला 31वां अध्याय समाप्त हो गया था, तो आज 32वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं। अब नवल नारायण तो छोड़ के चले ही गए हैं अपने परिवार को पचनामा में, और नवल नारायण ट्रेनिंग में चले गए हैं। नवल नारायण ने रिश्वत देके, हमने आपको नाम बताया ही था, पोस्ट ऑफिस के एक इंस्पेक्टर थे ऋषिकेश मिश्रा, उनसे परिचय महेश बाबू ने करा दिया था, क्योंकि महेश बाबू अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे। तो नवल नारायण ने रिश्वत दे करके क्लर्क बनने के लिए एक एग्जाम दिया,
और एग्जाम पास करके, जाहिर सी बात है रिश्वत दिए थे तो पास तो होना ही था। तो डाकखाने में ये सब भी होता है, और ये सब भी किस लेवल पर होता है, कैसे होता है, ये भी हमें आपको बताना है, ये बड़ा बाबू उपन्यास के माध्यम से। तो ये नवल नारायण वही किरानी बनने चले थे, ये भी हमने आपको बताया ही था, क्योंकि नवल नारायण की परिभाषा है किरानी को लेकर के, क्योंकि नवल नारायण का जो काम रुका रहता था उसको लेकर के नवल नारायण कहते थे कि जब 100 हरामियों की आत्मा मरती है तो एक किरानी पैदा होता है। तो हमने आपको बताया था, और नवल नारायण जो किरानी बनेगा और इसका जो आगे चरित्र है, जब आप इसको समझेंगे और नवल नारायण के शब्दों में ही समझने का प्रयास करेंगे, तो जब ये जो कह रहा है 100 हरामी मरते हैं तो एक किरानी पैदा होता है, तो जब ऐसे 100 हरामियों के मरने के बाद जो एक किरानी पैदा होता है, और ऐसे जब 100 किरानी मरते होंगे तब जो आत्मा बनती है, उससे नवल नारायण पैदा हुआ है। तब नवल नारायण ट्रेनिंग करने चले गए हैं अपने परिवार को पचनामा में छोड़ के, और नवल नारायण की ट्रेनिंग पूरी होती है, थोड़ा कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और नवल नारायण की पोस्टिंग मिलती है गया जिले के ही एक दूसरे पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के रूप में, वजीरगंज एक जगह है। वजीरगंज को आप दशरथ मांझी जी के नाम से जानते हैं, तो दशरथ मांझी जी का क्षेत्र है, और वहां का जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है वजीरगंज, वहां पे नवल नारायण की पोस्टिंग होती है। 1 महीने के लिए तो उनको ट्रायल पर भेजा जाता है कि अपनी ट्रेनिंग में, जिसको आप इंटर्नशिप कह सकते हैं, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद प्रैक्टिकल पूरा करने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको आप कह सकते हैं प्रोबेशन के पीरियड में, कि आप क्लर्क के रूप में कैसा काम करते हैं, उसका असेसमेंट वहां के पोस्ट मास्टर साहब करके देंगे। उसके बाद फिर आपका निर्णय लिया जाएगा कि आपको किस पोस्ट ऑफिस के योग्य समझा जाए और वहां पे आपकी पोस्टिंग की जाए। तो मैंने तो पहले ही कहा कि नवल नारायण भर्ती ही रिश्वत पर हुए थे, तो ऋषिकेश मिश्रा जी वहीं गया पोस्ट ऑफिस में मौजूद थे, गया के हेड ऑफिस में। तो नवल नारायण जा करके फिर अपनी सिफारिश के बल पर तो वैसे ही सेलेक्ट हुए थे, किरानी बने थे। तो नवल नारायण ने कहा वजीरगंज अच्छा जगह लग रहा है सर, हमको परमानेंट पोस्टिंग वहीं रहने दीजिए। तो उन्हीं के हाथ में था पोस्टिंग करना, तो उन्होंने उनको वहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ नवल नारायण का जाति कार्ड भी चल गया ऋषिकेश मिश्रा जी से, और रिश्वत तो दिए ही थे पहले ही भर्ती होने के लिए, तो उसका भी प्रभाव था। तो नवल नारायण की पोस्टिंग वजीरगंज में ही हो जाती है, और तत्पश्चात नवल नारायण पचनामा से अपने परिवार को लेके वजीरगंज पहुंच जाते हैं, वजीरगंज ले आते हैं रहने के लिए। अब नवल नारायण अपने परिवार को उधर वजीरगंज लेके आ जाते हैं, और इस बीच में माया पचनामा में रही। बीच में कंस जी का कई बार आना जाना हुआ, उधर गच्चा हुआ है कि क्रम में हंस जी ने भी सोचा कि अब बाल बच्चेदार आदमी हो गया, अब थोड़ा समझदार हो गया होगा, तो बीच में आकर के कई बार के क्रम में कंस पचनामा भी रह रहे थे। अब फिर से खेल माया और कंस का शुरू होता है। आपको पता ही है कि माया और कंस के रिश्ते क्या हैं। अब माया भी मुक्त है, क्योंकि माया परिवार नियोजन करा के आई है, उसको अब कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और कंस की आदत कहाँ जाने वाली है। और ऐसे रिश्ते में अगर सामने पड़ जाए और साथ हो, फिर भी ये भाई बहन के रिश्तों की मर्यादा को तो पहले ही ताक पे रख चुके हैं। तो जैसे ही अवसर उपलब्ध होगा, ये उस अवसर से पीछे कहाँ हटने वाले हैं, ये दो पाप आत्माएं। तो जब नवल नारायण अपने पत्नी को, अपने बच्चों को उठा करके वापस लेके चले जाते हैं वजीरगंज, तो गया जाने के बहाने, किसी काम के बहाने, ये जो कंस जी हैं, ये भी अक्सर वजीरगंज पहुंच जाया करते हैं। तो नवल नारायण को अचानक से एक 7 दिनों के प्रोग्राम के लिए गया जाना पड़ता है। कोई सम्मेलन था,
और 3 दिन की ट्रेनिंग थी सम्मेलन के बाद। तो 4 दिन सम्मेलन में रहना था उनको और 3 दिन जो है उसके बाद अपने फिर से एक स्पेशल ट्रेनिंग पूरी करनी थी। प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद और उनको आश्वासन मिल गया था कि आपकी पोस्टिंग वहीं रख दी जाएगी, आप जहाँ चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर के चले गए थे। और परिवार को ले जाके वहीं पोस्ट ऑफिस का जो क्वार्टर वहाँ के पोस्ट मास्टर को मिला हुआ था, वो वहाँ रहते नहीं थे, वहाँ के लोकल थे। तो नवल नारायण के जीवन में ये भी एक बहुत अजीब लाभ की चीज रही है। नवल नारायण उधर डाक खाने से, केंद्र सरकार से रहने के लिए जो भत्ता मिलता है वो भत्ता भी लेते हैं और उनको किराया देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्वार्टर अलॉटेड है बड़ा बाबू के नाम पर। महेश बाबू ने यहाँ इनको दया कर दी कुर्था में। तो महेश बाबू के लिए जो क्वार्टर अलॉटेड था उसमें महेश बाबू नहीं रहते थे, उनका गांव पास में था। तो वहां पे नवल नारायण रह के अपना जीवन गुजार लिए। और अब जब वजीरगंज पहुंचे हैं तो वहां भी एक चौधरी जी पोस्ट मास्टर थे। तो उनका भी गांव बगल में था, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो भी उस क्वार्टर में नहीं रहते थे। तो उन्होंने नवल नारायण को कहा कि तो आप फैमिली लेके आएंगे तो अच्छा है, आप यहीं रहिए। तो नवल नारायण को वहां भी जुगाड़ मिल गया। मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है सरकार के तरफ से सरकारी कर्मचारी को, वो चूंकि दोनों बड़ा बाबू जो थे कुर्था के या वजीरगंज के, उनको नहीं मिलता होगा क्योंकि उनको क्वार्टर ऑफिशियली मिला हुआ है। लेकिन नवल नारायण उधर हाउस रेंट अलाउंस भी ले रहे हैं और मुफ्त में क्वार्टर में रह भी रहे हैं, बड़ा बाबू के बदले, बड़ा बाबू की मेहरबानी पर। तब नवल नारायण जैसा लोभी लालची, मेरे कहने का मतलब है कि नवल नारायण के लोभ और लालच की मैं यहाँ पे व्याख्या करना चाहता हूँ कि नवल नारायण को अब मुफ्त में क्वार्टर मिल रहा है तो फैमिली लेके तुरंत, इसके पहले कि ये परमानेंट इसका इनका पोस्टिंग सेटल हो, इनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा हो, उसके पहले ही अपनी फैमिली को लेकर के आ जाते हैं। और पीछे पीछे कंस जी भी आ जाते हैं। अब उसके बाद अचानक से पता चलता है नवल नारायण को कि अब हमको 7 दिन के लिए जाना है, गया में रहना है, 4 दिन सम्मेलन में रहना है और बाद में यहाँ से बड़ा बाबू से सर्टिफिकेट लेकर के जो जाएंगे अपने प्रोबेशन पूरा करने का, वो ले जा करके वहां सबमिट करना है और 3 दिन की फिर स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है और फिर वापस वहां से अपने पोस्टिंग का कागज ले करके कि कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है ला के फिर ज्वाइन करना है। तो पहले ही से उनको पता था कि हमरा तो वापस वजीरगंजे आना है, वजीरगंज में ही हम सेट हो गए हैं। पहले ही मिश्र जी, ऋषिकेश मिश्रा जी से उनकी बातचीत, नवल नारायण की सेटिंग पहले ही हो चुकी है। तब नवल नारायण जब जाने को होते हैं और ये जो कंस जी हैं ये भी जाने को होते हैं साथ में, तो माया खेल करती है। माया कहती है बाबू तुम रुक जाओ, ये तो जा ही रहे हैं तो 7 दिन के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ अभी, इससे हमारी देखभाल भी हो जाएगी। इस अनजान शहर में अभी बच्चों को लेके हम अकेले हैं, बाहर से कोई सामान उमान लाने के लिए भी तुमको भी कोई काम कौन सा घर में है, तो तुम यहीं पे 7 दिन रुक जाओ जब तक तुम्हारे जीजा जी वापस नहीं लौटते हैं। तो कंस जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको अवसर और अच्छा मिल गया। अब नए नए वहां पे लोग पहुंचे हैं। अभी ना तो नवल नारायण ने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया है, ना नवल नारायण को इतनी चिंता है। अपने परिवार को लेके पहुंचे ही थे नवल नारायण के पीछे से। कंस जी भी 2 4 5 दिन बाद पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ रह रहे हैं वजीरगंज में। हमने आपको पहले ही बताया कि नवल नारायण की पत्नी माया के साथ कंस का जो रिश्ता है वो फिर से अपने शुरूर पर है। अब इनको लग रहा है अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उधर कंस की भी शादी हो चुकी है। मतलब पहले जो कंस नाबालिग उम्र में अपनी बहन के साथ गलत रिश्ता बना रहा है, अब कंस बड़ा भी हो चुका है। वालिद तो अभी अभी भी 21 साल का नहीं हुआ है, लेकिन शादी भी हो गई है, एक बच्चा भी हो गया है। और माया के तो इधर चौथा बच्चा, एक तो बेटी मर चुकी है, उसके बाद एक बेटा भी होकर के मर चुका है जिसके बदले में वो रंजितवा को बदल के लाई है। और उसके बाद 2 अर्नवा और बकलेसवा भी पैदा हो चुके हैं और उसके बाद भी अभी लगी हुई है अपने सगे सहोदर भाई कंस के साथ गलत रिश्ते में। माया के अंदर ये बोध कभी पैदा नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये ना तो सामाजिक रूप से इसकी स्वीकृति है और ना ही ऐसे रिश्ते को समाज
अच्छी नजरों से देखता है और ना ही ये किसी भी तरह से ठीक है। हर मर्यादा को तोड़ करके और एक बहुत ही बड़ा पाप का काम कर रही है। ये माया को समझ होनी चाहिए थी, लेकिन माया को समझ नहीं है। ये खेल कैसे शुरू हुआ था, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। और इस खेल को जानते हुए भी हंस जी ने छुपाया। अब जो छुपाया है, तो ये खेल बंद कैसे हो सकता है? अगर सजा दे देते हंस जी, अगर इस खेल को सार्वजनिक कर देते, सबको बता देते, ये जो कुछ गलत निर्णय नहीं लेते इस क्रम में, तो शायद ये खेल का पटाक्षेप वहीं हो जाता। लेकिन जब आप किसी के गलत कारनामे को छुपाते हैं, तो फिर परिणाम जो होता है वो वही हो रहा था और उसी दिशा में गाड़ी चल पड़ी थी। अब नवल नारायण चले जाते हैं गया वजीरगंज से ट्रेनिंग करने के लिए, और वजीरगंज में माया रह जाती है अकेले, और कंस को उसने रोक लिया है। बच्चे तीनों छोटे छोटे हैं, रंजितवा, अर्नवा और बकलेसवा। अब माया रात में बच्चों को तीनों को कमरे में सुला देती है। माया भी वहीं सोती है दिखावे के लिए। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं। जो घटना घटती है वो मैं आपको बताता हूं, और ये घटना रंजितवा ने अपनी आंखों से देखा है। अब आप प्रश्न करेंगे कि रंजितवा कौन है, और मैं रंजितवा को कैसे इतने अच्छे से जानता हूं। तो रंजितवा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड आप मेरा कहिए। ये भी खोल ही देते हैं पहले। तो रंजितवा ने अपने साथ घटी हर घटना को मुझसे साझा किया था, और मैंने रंजितवा से वादा किया था कि इस पूरे घटनाक्रम पर मैं इसका उपन्यास जरूर लिखूंगा, और ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे वाहियात चरित्रों को बेनकाब जरूर करूंगा। तो रंजितवा का दुख मुझे अपना दुख नजर आता है। एक लेखक के नाते मैं उसकी पूरी फीलिंग को महसूस कर सकता हूं। तो अब जो रंजितवा ने अपनी आंखों से देखी है, वो कहानी जो रंजितवा ने मुझसे पूरा, जिसको कहते हैं हट आउट करके खोलना, दिल को निकाल के रख देना सामने, वो मुझे जो बताया है, जो जाना हूं मैं, सब प्रमाण जाना हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब माया रात को अपने कुकृत्य में लगी हुई थी कंस के साथ, और होता क्या है कि बकलेसवा रोने लगता है। बकलेसवा अपने बिस्तर पर पेशाब कर देता है सोते सोते। पेशाब करने के बाद जो है फिर वो जो दीर्घ शंका वाली बात है, टट्टी कर देना, वो भी कर देता है, और उसके बाद रोने लगता है। अब उसके रोने से रंजितवा की नींद खुलती है। अब सोने की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि एक फोल्डिंग चारपाई लगी हुई थी एक साइड में, जिस पर रंजितवा सोता था अकेले, और दूसरी तरफ दो तखत लगे हुए थे, जिस पर माया, बकलेसवा और अर्नउआ के सोने का व्यवस्था था। दूसरे कमरे में नवल नारायण सोते थे, और तीसरा जो एक कमरा था, वो आए हुए अतिथियों के लिए, उसको कहा जाता था कि अतिथियों के लिए है। लेकिन कंस जी जो है, उस कमरे के बाहर जो खुला बरामदा था, उस बरामदे में जो एक तखत लगा था, उस पे सो रहे थे। अब जब कमरे का दरवाजा बंद है, रात में घुप अंधेरा है, और बच्चा रो रहा है, बकलेसवा रो रहा है, तो नींद खुलती है रंजितवा का। रंजितवा जब उठता है तो देखता है, लाइट जलाता है सबसे पहले, देखता है कि यहां तो, अब रंजितवा तो मैये कहता था ना, भले ही वो मौसी है रंजितवा की, लेकिन रंजितवा को तो पता नहीं है कि ये मौसी है कि माय है। तो तब तक रंजितवा को कुछ पता नहीं था, देखता है कि माया देवी तो यहाँ कहीं है ही नहीं। तो वो आवाज लगाता है मैया 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 करके कई बार। लेकिन माया देवी तो अपनी एक अलग ही दुनिया में मगन थी ना उधर कंस के साथ, तो उस तक आवाज कहां जाती। तब अंत में जो है, रंजितवा कमरे का दरवाजा जो भिड़काया हुआ था बाहर से, उसे खोल करके बाहर जाता है। अब बाहर जाता है तो जो रंजितवा ने अपनी आंखों से देखा, उसे तो कुछ समझ में आया नहीं, ये हो क्या रहा है।
उसने यही देखा कि कंस और माया कुछ ऐसी गंदी संदी काम करने में लगे हुए हैं, नंग धड़ंग पड़े हुए हैं तखत पर। अब रंजितवा को इतना ही समझ में आया कि इनके बीच कुछ कुश्ती चल रही है, लेकिन ये क्यों कुश्ती कर रहे हैं ये नहीं पता, और कुश्ती करने के लिए ये दोनों नंग धड़ंग क्यों हुए हैं ये भी नहीं पता। उसे ये समझ आया कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा पता नहीं चला, तो उसने आवाज लगाई जोर जोर से पास में जाकर के। तब दोनों उठते हैं, तब दोनों की तंद्रा टूटती है, क्योंकि उनके आनंद में विघ्न पड़ता है, खलल पड़ता है। उसके बाद कंस उधर भागता है अपना कपड़ा लिए हुए, नवल नारायण की माया उधर भागती है अपना कपड़ा लिए हुए। अब रंजितवा का कसूर क्या था यहां पे? क्योंकि उसने इन दो पापात्माओं को पापाचार करते हुए देख लिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। इतना पता चला कि दोनों नंग धड़ंग एक दूसरे के साथ कुश्ती करने में लगे हुए थे। एक 6 साल के बालक ने जब ये देखा, उसकी जितनी बुद्धि थी, जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, उसने उस हिसाब से समझा, और उसने फिर और कुछ नहीं कहा। उसने माया को कहा, बकलेश्वर रो रहा है। उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। माया जाती है, बकलेश्वर का पैंट बदलवाती है, बेडशीट बदलती है, जो कुछ भी कार्रवाई उसके बाद करनी है वो करती है। और उसके बाद माया के मन में जो छुपा हुआ चोर है, तो माया बैठ के पूछती है, और कंस आके खड़ा होता है कि तुमने क्या देखा और तुमने क्या समझा। तो रंजितवा ने जो देखा था, जो समझा था, रंजितवा ने सीधे मन से कह दिया कि आप दूध पी रहे थे, क्योंकि रंजितवा यही देखा है कि बकलेश्वर दूध पीते रहता है ऐसे ही। तो रंजितवा ने कह दिया कि कंस मामू आप जो है मैया का दूध पी रहे थे, हमने यही देखा, क्योंकि उससे पूछा जा रहा है। उसके बाद माया ने और कंस ने दोनों ने मिलकर रंजितवा को खूब मारा। अब उस रात के अंधियारे में इन दो पापात्माओं के किए हुए पाप को जो संजोगवश रंजितवा ने देखा था, और उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनको लग रहा था कि इसने देख लिया है, तो अब ये कुछ, ये समझा क्या है इसको, ये इससे उगलवाया जाए। तो जितना उसको समझ आया था उसने अपनी बात इनके सामने बता दी। और उस अंधेरी रात में, उस निर्जन रात में रंजितवा को माया और कंस ने इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी, कमरे से बाहर निकाल के, जी भर के मारा। और जब रंजितवा बेदम हो गया इन दोनों की मार से, तो उसे फिर से ले जाकर के उस कमरे में, जिस कमरे में नवल नारायण सोया करते थे, उस कमरे में अंदर डाल के बोलती है माया, इस कमरे में तुम रहो और हम बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, तुम यहीं सो, तुम इसी लायक हो। रंजितवा पूछता है कि हमने क्या गलती करी? तो माया कहती है तुम किस लिए कमरे के बाहर आए? वो रो रहा था तो वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते, तुम बाहर क्यों देखने आए थे? और उसके बाद उसके साथ रंजितवा को बंद कर दिया जाता है कमरे में जिसमें नवल नारायण सोया करते थे। और उसके बाद माया फिर से अपने खेल में लिप्त हो गई होगी, क्योंकि रंजितवा को यही समझ में आया कि इनको अपना काम करना है अभी, और इसमें अभी अपनी जो काम कर रहे थे उसमें जो खलल पड़ा है हमारे देखने के चलते, जिसके लिए हमारी इतनी पिटाई हुई है, तो अब कमरे को ही बाहर से बंद करके दूसरे कमरे में उसको, रंजितवा को डाल दिया जाता है, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वहां दूर दूर तक कोई ना रंजितवा का साथी है, ना रंजितवा स्कूल जाता है, ना रंजितवा किसी से बात करता है, क्योंकि नवल नारायण तो अभी परिवार को लेके आए ही थे। कोई स्कूल में एडमिशन भी नहीं कराया था। रंजितवा कभी स्कूल जाना शुरू किया था वहां कुर्था में। अब नवल नारायण अपनी ट्रेनिंग में गए तो उसको जाकर के पचनामा रखा है, फिर उसकी पढ़ाई बंद। और उसके बाद नवल नारायण अब यहाँ ले आए, अभी तो दूसरे स्कूल की व्यवस्था भी नहीं हुई है। अब नवल नारायण जो है, क्योंकि नवल नारायण की प्रायोरिटी में अपने बच्चे, उनका एजुकेशन, उनकी जिंदगी, उनका ये कुछ है नहीं।
परिवार को लाए हुए 15 दिन होने के बावजूद भी एक पिता को, जो बच्चा स्कूल जाता था, जिसे पिछले 4-5 महीनों से वो स्कूल से बाहर रख के ननिहाल में छोड़ आए हैं, तो नवल नारायण को पहला काम यही करना चाहिए था कि रंजितवा का एडमिशन करा दें स्कूल में। और स्कूल दूर नहीं था, इधर पोस्ट ऑफिस, बीच में सड़क, वजीरगंज से तरमा के लिए एक रोड जाती है, और उस सड़क के दूसरी तरफ वो दक्षिण गांव का प्राथमिक विद्यालय, दोनों आमने सामने, बीच में केवल एक सड़क, 25 मीटर का भी फासला घर और स्कूल में नहीं। उसके बावजूद भी नवल नारायण को इतनी फुर्सत कहां कि जाकर के बच्चे का एडमिशन करा दे और बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दे। तब रंजितवा किसी और से ये बात कह नहीं सकता। अब माया और कंस अगले 5-6 दिनों तक, जब तक कंस वहां रहते हैं, रोज का रूटीन यही बन गया कि रात में रंजितवा पेशाब करने के लिए उसको निकलेगा, ये जानते हुए भी कि उसको पेशाब रात में लग सकता है। एक बच्चे को खाना खाने के बाद 7:30-8 बजते ही माया और कंस दूसरे कमरे में बंद कर देते थे, क्योंकि उस रंजितवा से इनको भय था कि वो फिर देख न ले और इनके जो पाप कर्म चल रहे हैं उसमें ये बाधक न बन जाए। तो रंजितवा को अगले 5-6 दिनों तक दूसरे कमरे में ये कंस और माया बंद कर देते और अपने पाप कर्म में रत रहते। और हर दिन सुबह, दोपहर में, शाम तक 4-5 बार जब जिसको मन करता है आके 2 थप्पड़ लगा जाता है और ये कह जाता है, तुमने क्या देखा? जो देखा हो किसी से नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो सोचो हम तुम्हारा क्या करेंगे, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। रंजितवा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने जो देखा वो क्या बताना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, किससे हम मिलते हैं जिसको हम बताने जाएंगे, कौन हमसे ये पूछने आ रहा है, और ये बार बार ये किस लिए पिटाई हो रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। ये कमरे में मुझे रात में बंद कर देते हैं, रात में पेशाब लगा रहता है, उसको नींद नहीं आती रात में, फिर थक हार के मजबूरन रंजितवा ने 2-3 रातों को बिस्तर पे ही पेशाब करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेशाब लगी हुई है और बाहर जाने का रास्ता नहीं है। दरवाजा पीटेगा भी तो वो कंस और माया खोलेंगे नहीं, खोलते नहीं थे, ये भी रंजितवा ने बताया है। तो आखिर नवल नारायण अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गया में जो सम्मेलन में गए थे, वहां से वापस वजीरगंज में ही अपनी पोस्टिंग का, जिसको ऑर्डर कहते हैं, मेमो कहते हैं, वो लेकर के आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही नवल नारायण पधारते हैं, कंस यहां से रवाना हो जाता है उसी दिन। और कंस के जाने के बाद फिर से माया को यकीन नहीं है, वो बार बार कह रही तुम पापा से कुछ नहीं कहोगे, रंजितवा के पीछे लगी है, जो तुमने उस दिन देखा था वो नहीं कहोगे। तो रंजितवा पूछता है माया से, क्या देखा था मैंने, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ सिर्फ पिटाई ही होनी है और मार खाना व्यवस्था है। तो माया को एक तरह से यकीन दिला देता है रंजितवा कि मैं इस बात को भूल चुका हूं। वो खुद माया से ही पूछता है कि उस दिन मैंने क्या देखा था, क्योंकि ये कंस और माया दोनों मिलके बार बार रंजितवा की पिटाई करके यही पूछते रहते थे कि तुमने क्या देखा, जो उस दिन देखा वो भूल जाओ। जैसे ही हम पूछें कि तुमने उस दिन क्या देखा, तो तुम्हें कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ कहीं नहीं देखा है। अब जब नवल नारायण आ गए हैं तो फाइनली फिर से माया पूछ रही कि तुमने उस दिन क्या देखा था। तो रंजीतवा कह देता है, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या देखा था, मैंने तो कुछ नहीं देखा था। माया खुश हो जाती है कि उसके पाप के ऊपर पर्दे पड़ गए, अब कुछ नहीं बताएगा। वैसे सच कहा जाए तो एक 6 साल के बच्चे को पता ही क्या चला कि वो क्या कर रहे थे। हाँ, उतना बता सकता था जितना उसको समझ आया था, जो उसने माया और कंस के पूछने पर बताया था। लेकिन जिस तरह का मानसिक उत्पीड़न कंस ने और माया ने अगले 7 दिन तक रंजितवा का किया, रंजितवा के जहन में, उस वो मानसिकता में उसके वो छप गया पूरी तरह से। और उसे ये समझ आ गया था वहीं से
कि हमने जब कोई गलती नहीं करी तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है। बकलेसवा रो रहा था, उसके रोने से मेरी नींद खुलती है और मैं ढूंढने जाता हूं बकलेसवा को चुप कराने के लिए, बकलेसवा की जरूरत पूरी करने के लिए, और मेरी पिटाई की जाती है। अब वो दोनों क्या कर रहे थे ये मुझे क्या पता। हमें तो निकल के देखना उसकी व्यवस्था थी। वो उस जगह पर प्रकृति द्वारा प्रेरित पहुंच गया था जहां पे माया और कंस के कारनामे उसने देख लिए थे। समझ तो फिर भी नहीं आया था उस 6 साल के बच्चे को, लेकिन नजरों के सामने वो तस्वीर जीवंत है। और उसके बाद जो वो टॉर्चर सहा है रंजितवा ने, वो भी उसके सामने जीवंत है। जनार्दन चाचा एक लंबी सी आह भर के कह उठते हैं, ओहो रंजन बाबू, हमको रंजितवा के लिए सहानुभूति है। और इस माया को ना लानतों भेजना, कितना भी लानत भेजेंगे तो कम है, और ये कंस के ऊपर भी कितना भी लानत भेजेंगे तो कम है। तो संजय भैया बोले, लानत बहुत छोटा सा शब्द है जनार्दन जी, इन दोनों पापात्माओं का कुछ भी सजा दे दीजिएगा आप तो वो कम है। संजय भैया बोल उठे, इन दोनों को जिंदा ना चीता में जला देना चाहिए, क्योंकि एक तो ये दोनों पाप कर रहे हैं और उसके बाद उस बच्चे को सजा दे रहे हैं। तो जनार्दन चाचा बोले, अगर अपनी औलाद होती तो शायद माया ये नहीं करती संजय, लेकिन वो बहन के बेटे को उठा लाई है ना, तो उसको इसके प्रति ममता तो है नहीं, और अपना गुनाह भी छुपाना है। और अपने गुनाह को छुपाने के लिए ऐसी औरतें जो चरित्रहीन होती हैं, जो दुष्चरित्र होती हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। संजय भैया बोले, एकदम सही बात है, इसलिए लानत है माया को, माया के माता पिता को जिसने ऐसी दुष्चरित्रा को जन्म दिया है, माया के भाई कंस को। और इनके माता पिता को तो जबरदस्त लानत है, कैसे बच्चे पैदा किए हैं, कैसा भाई कैसा बहन। तो हमने कहा, संजय भैया और जनार्दन चाचा, आपने रंजितवा के प्रति सहानुभूति प्रकट किया है, चलिए अच्छी बात है, वो मेरा दोस्त है, उसको सहानुभूति, कम से कम आपने तो कहा कि वो सहानुभूति का पात्र है, और उसके साथ ये गलत हुआ है। लेकिन अब आपने चूंकि लानत भेज दिया है नवल नारायण को, माया को, कंस को, हंस को, ये हंस और कंस के माता पिता को, ये माया के माता पिता को लानत है। ऐसे बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए दुनिया में। और सबसे बड़ा दोषी इसमें कोई है तो कंस जो है, सो तो है ही, हंस दोषी है। हंस प्रोफेसर है, हंस अपने आप को खानदानी व्यक्ति कहता है, और हंस को पता है कि माया और कंस के रिश्ते क्या हैं। जब कंस 12 साल की उम्र में था, तब अपनी बहन के साथ क्या रिश्ता बनाया था, यह हंस को पता है। उसके बावजूद उस पर हंस ने चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की, उसे कोई सजा नहीं दी इन दो भाई बहनों को, इसलिए सारा दोष, सबसे ज्यादा लानत के हकदार ये हंस हैं, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का समाज में होना किस काम का है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, ये तो रंजितवा की कहानी ने हमारे मन को बहुत विचलित कर दिया है। तो मैंने जनार्दन चाचा को कहा, अभी रंजितवा की कहानी अभी आपको और भी विचलित करेगी जनार्दन चाचा, क्योंकि अभी तो ये आगाज है। तो इसके आगे क्या होता है, ये खड़ी हम अब आपको बताएंगे तब, जब हम पहले लघु शंका करके आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि लानत भेजने के बाद अध्याय समाप्त हो जाता है। तो ये 32वां अध्याय समाप्त हो गया है, और जब मैं बाथरूम से आऊंगा तब मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगा, चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ। पहले आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश करवाएंगे, और उसके बाद आगे बताएंगे कि आगे क्या होता है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया आपस में बात करने लगे, और मैं इस कहानी को बीच में छोड़ के लघुशंका के लिए चला जाता हूं, जैसा कि इस कहानी के वक्ता को पूरा करना पड़ता है। यही नियम है कि जब जब अध्याय समाप्त हो तो जाना पड़ता है लघुशंका। तो आपको पता है कि मैं हूं रंजन कुमार, और आप देख रहे हैं लिटरेरी करेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और मैं आपको फिर मिलूंगा आगे जनाब।
तो तब तक करिए इंतजार और आपको सब प्रेम नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि माया और कंस को लानतें भेजना चाहिए, तो जितनी लानत हो सके भेज दीजिए। उस 6 साल के बच्चे रंजितवा के लिए अगर आपको सहानुभूति है, तो आपको ये हंस, हंस के माता-पिता, कंस, नवल नारायण के माता-पिता, इन सबको जितनी भी लानतें आप भेज सकें, उतनी भेज दीजिए। आपको निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये समाज के ऐसे दोगले चरित्र हैं, जो धरती पर बहुत बड़े बोझ हैं और ऐसे लोग समाज में नहीं होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग समाज में हैं और बहुत बड़े-बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं। माया प्रोफेसर की बहन है, कंस प्रोफेसर का भाई है, नवल नारायण एक शिक्षक के पुत्र हैं और ये सब के सब साले कपूत हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आगे आपको इस कहानी के 33वें अंक में। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।